हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज में जो आगे का पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके पहले वाले लेक्चर की बात करें तो उसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट में बहुत सारे पार्ट्स थे, उनको किया। आज हम सेकेंड करेंगे। सेकेंड में भी 4 पार्ट हैं, फिर इन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की। क्या बोल रहा है यहाँ? ये बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। ठीक है, इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जिसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर का स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, आगे हमसे ये बोल रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना अच्छा, इसमें लंबाई की बात कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम इसमें बात करते हैं कि देखिए, जिससे तुलना किया होता है ना, सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। मतलब जिससे तुलना करना है उसको सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम मानेंगे कि माना जो चौड़ाई वो x है। ठीक है, तो जब चौड़ाई x है तो हम फिर लंबाई की बात करते हैं। तो लंबाई में क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने यानी 2x से 1 अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समीकरण बनाना है। तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब ये आयत की बात कर रहा है। ठीक है, तो आयताकार क्षेत्र की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब देखिए, लंबाई की अगर बात करें तो बोल रहा है कि 2x + 1 ये होगा। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई x है। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल 528 है। तो हम यहाँ से 528 लिख सकते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 528। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए, इसका हमने इसमें किया, फिर 1 का x में करेंगे तो x आएगा बराबर 528, ये आ गया। अब चलिए ध्यान से समझिए, हम सबको एक तरफ लाएंगे तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0 ये बनेगा। और यही हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, व्यक्त करना था, जो हमने कर दिया है। ठीक है, तो जो इसमें दूसरे में पहला पार्ट है उसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। जरा यहाँ सेकेंड समझिए आप। सेकेंड हमसे क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला पूर्णांक x है। ठीक है, तो फिर दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो हम बोलेंगे जो दूसरा पूर्णांक होगा वो x + 1 होगा। क्रमागत की बात कर रहा है, तो क्रमागत का मतलब होता है, ऐसे समझिए कि जैसे 1, तो 1 के बाद, क्रमागत का मतलब बाद, आगे वाला। तो 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अगर 2 के क्रमागत की बात करता है तो 2 + 1 3 आएगा। उसी तरीके से अगर हम पहला x मान लेते हैं तो दूसरा x + 1 मानना पड़ेगा। आगे बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है। मतलब इन दोनों का गुणनफल यानी x गुणे x + 1
इसकी वैल्यू 306 दे रखी है, ठीक है। तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, x का 1 में करेंगे तो x आएगा बराबर 306, ये आ गया है, ठीक है। अब इसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब हमें इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, जो हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, इतने इजी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएंगे। बस अभी हमसे द्विघात समीकरण बनाने की बात कर रहा है, जो हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड की बात करते हैं। इसी में थर्ड क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, ठीक है। बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु, ऐसे मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु, अगर वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं, तो फिर रोहन के माँ की जो वर्तमान आयु होगी, माँ की वर्तमान आयु वो x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ऐसा है। आगे बोल रहा है कि इनके, अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो हम बोलेंगे कि 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो अगर 3 वर्ष बाद हम रोहन के आयु की बात करें, तो हम बोलेंगे 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगी वो x प्लस 3 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र इस टाइम 15 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 18 होगी। तो उसी तरीके से अगर रोहन की वर्तमान आयु x है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसके माँ की आयु की बात करें, तो जो माँ की आयु होगी वो x प्लस 26, ये तो वर्तमान है, लेकिन 3 साल बाद की बात करते हैं तो प्लस 3, तो ये आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो x प्लस 29, मतलब 26 प्लस 3 कितना होगा, 29 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला है कि इनका जो गुणनफल है वो 360 है, मतलब 3 साल बाद रोहन की आयु और उसके मम्मी की आयु का गुणनफल 360 है। तो हम बोलेंगे कि x प्लस 3 ये हो गया गुणनफल यानी गुणे, फिर x प्लस 29, तो x प्लस 29 ये बराबर आ जाएगा 360, हो गया। अब देखिए x का x में गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर देखिए ये प्लस है, इसके आगे भी प्लस है तो ये प्लस, x का 29 में करेंगे तो 29x आएगा, प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x आएगा, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस, अब 3 नवा 27 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ये आएगा बराबर 360, ये हो जाएगा। ज़रा इसको इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 29 और 3 कितना होगा, 32, तो ये 32x प्लस 87, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ से देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर यहाँ पे तो माइनस आएगा, ये आप समझ रहे हैं। अब इसमें से इसको घटाइए, 10 में से 7 तो 3, यहाँ 15 बचा, मतलब 5 बचा, तो 15 में से 8 तो 7 और यहाँ बचा 2, तो ये आएगा बराबर 0, और यही समीकरण हमें बनाना था और हमारा समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे इसके
फोर्थ पार्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ, इसकी बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए कि दूरी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन करने का एक तरीका निकाल रहे हैं कि ए से बी तक की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है, ऐसा, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर बोला जाता है, मतलब x किलोमीटर पर घंटा है, हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस स्पीड से, इस चाल से इतनी दूरी तय करता तो समय कितना लगता है। तो अगर हम बात करें समय की, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक समय अगर इस स्पीड से तय करता तो समय कितना लगता, तो हम मान लेते हैं t1, ऐसा मान लेते हैं। तो हमने बोला कि समय कितना है t1, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये याद रखिएगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल ये होता है, या ऐसे समझ लीजिए कि यहीं से चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला है। तो आप इसे चाहे तो कॉपी पे लिख लीजिए ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। अब यहाँ समय की बात कर रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 480, और किस चाल से चल रहा है तो x से, तो इतना, तो ये आएगा घंटा यानी कि आवर, तो बोलेंगे घंटा। इसे आप लिख सकते हैं कि 480 बटे में x घंटा लगेगा, ठीक है, ये आप ये बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी इसमें ये है कि अगर वह अपनी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर लेता, मतलब ट्रेन की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं कि जब चाल कम हो जाती है, जब चाल कम हो जाती है, अच्छा जब चाल कम हो जाती है तो जो उसकी चाल है वो कितनी होगी, तो हम बोलेंगे x माइनस 8 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ये मतलब हमसे ये बोल रहा है कि जब उस ट्रेन की स्पीड अपन क्या करते हैं, कम कर देते हैं, कितना कम करते हैं, 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो देखिए अगर अब बात करें कि समय कितना लगेगा, तो देखिए इसको तय कितना करना है। अच्छा ये बोल रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा समय लगता, 3 घंटे ज़्यादा समय लगता। तो देखिए अभी कितना समय लग रहा है, अभी समय लग रहा है इतना, लेकिन अगर उसकी स्पीड अपन इतना कम कर देते हैं तो समय कितना लगेगा, तो समय लग जाएगा कुछ ज़्यादा। तो हम बोल रहे हैं कि जब चाल इसकी कम कर देते हैं तो जो समय लगता है वो T2, ये जो समय लग रहा है वो समय लग जा रहा है T2। अच्छा T2 की जो वैल्यू होगी वो T1 + 3 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पहले से समय अब लग रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 480 बटे में x, तो 480 बटे में x ये प्लस 3 घंटा ये हो गया। तो ये जाके अब इसका समय लग रहा है, मतलब इतने घंटे में अब ट्रेन पहुंचेगी। बात समझिएगा, ठीक है। ये अब इसकी चाल है, ये अब इसका समय है।
अच्छा दूरी कितना है, दूरी तो इतना ही है। तो बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब समझिएगा सब कुछ अपने को मिल गया है, अब इसी के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब बात क्या हो गई कि हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। बोल हमसे ये रहा है कि इतनी दूरी तो तय करनी है, ठीक है। ये बात की अब से जो कहानी शुरू हो रही है ना, यहाँ से हम यहाँ से बात करते हैं। जो ट्रेन है वो ए से चलना शुरू की है, लेकिन कितने से, x-8 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू की है, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, ए से बी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो t2 लग रहा है, और t2 की वैल्यू कितनी है, ये है 480 बटे में x प्लस 3 इतना घंटा। तो इतना घंटा क्या है, ये समय है, ठीक है। तो अब समझिए कि इतनी दूरी तय करनी है, दूरी ये है। तो अब इनको ना हम दूरी में लेके रखेंगे, ठीक है, मतलब अब दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे अब हटाते हैं। अब समझिएगा हमने देखा था कि दूरी कितनी तय करनी है, 480। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय अपन ये बोलेंगे, और ये होता है दूरी के बराबर, ठीक है। चाल कितनी है अब ट्रेन की, x-8। तो यहाँ से लिखेंगे x-8, ये है। समय कितना लग रहा है, तो समय 480 बटे में x, तो समय लग रहा है 480 बटे में x प्लस 3, ये समय लग रहा है। तो और दूरी कितनी है, दूरी 480 है, ये रहा, ठीक है। अब आगे समझिए, हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका अब एलसीएम लीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लीजिए यहाँ पे। तो ये x-8 गुणे, अब यहाँ से आप लेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 है, हाँ बिल्कुल। तो x और 1 का x होगा, x से x एक बार में, तो 1 से 480, तो 480 ये प्लस 1 से x में, तो x बार कटेगा, तो x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x होगा बराबर 480, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि ये पूरा, अच्छा इसको जो है ना हम लिख कैसे सकते हैं, x-8, फिर ये लिख सकते हैं 480 प्लस 3x बटे में x बराबर 480, अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको यहाँ पे लेके आइए, समझिए ये भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इसे अब चाहें तो लिख सकते हैं कि x-8 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 480 प्लस 3x, तो 480 प्लस 3x। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर गुणा कर दे रहे हैं, तो 480 इंटू एक्स, एक्स का 480 में, तो 480 इंटू एक्स ये लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 480 एक्स आएगा, अरे x का 480 में करेंगे तो 480 एक्स प्लस है, और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। x का 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो 8 का 0 में करेंगे तो 0, 8 ही उठा 64 को 4 6, 8 चौक को 32 6 38, ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 8 का 3 में करेंगे 24x इज इक्वल्स टू 480x, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेके आते हैं, सबको एक तरफ, तो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये 3 8 4 0 माइनस 24x माइनस, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा 480x बराबर 0, ये बन जाएगा। ध्यान से देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो बचेगा 3x स्क्वायर, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, तो माइनस 24x, फिर माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व होता है। बात समझ में आ गई? तो देखिए इस तरीके से हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हमने देखा, ये बेहतर एक्सरसाइज है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बेसिक है, तो हमें सारी चीज़ों को पहले समझना होगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे अपनी सभा समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश, मतलब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसके पहले हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज के ऊपर हाथ लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम्पल कर चुके होंगे तो सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखते हैं, तो वहाँ करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।